नमस्कार, स्वागत करते हैं। 50 प्रश्न कॉमर्स के जो टीजीटी से और कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में काम आएगा। लेखा मानक 6 के अनुसार ह्रास विधि में परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विधान द्वारा, जब कभी आवश्यकता हो तब इसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में प्रदर्शित। इस क्वेश्चन हम पहले कलर बदल लेते हैं इसमें, और कलर हम मुख्यतः ग्रीन ही रखते हैं। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित देनदारों की राशि बदलनी चाहिए। कब बदलनी चाहिए? जब कभी अंतिम विनिमय दर हो। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। लेखा मानक 11 निम्नलिखित में से कौन से जो हैं वो अमौद्रिक मदें हैं? तो अमौद्रिक मदों में जो है वो ये मौद्रिक है, इसमें से ए भी मौद्रिक है और ए मौद्रिक है। ये तीनों मौद्रिक हैं पर ये मौद्रिक नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। नेक्स्ट है, किराया क्रय पद्धति में खरीदी गई संपत्ति को क्रेता की पुस्तकों में प्रकट करना चाहिए। कब प्रकट करना चाहिए और किस में खरीद करना चाहिए? तो इसका हो गया, तो इसमें सदैव प्रकट करना चाहिए, वो सदैव कैश मूल्य में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लेखा मानक 10 के अनुसार संपत्ति की लागत का अंश है। तो इसमें से कौन से जो हैं वो लागत में जोड़े जाएंगे? तो मुख्यतः जो इसमें जोड़े जाएंगे वो सभी जोड़े जाएंगे, और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखा मानक 10 के अनुसार स्थायी संपत्तियों का आशय है। तो स्थायी संपत्तियां जो हैं तो उत्पादन और सेवा के उद्देश्य व्यापार के संचालन में रखी गई संपत्तियां। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके साथ आप भी उत्तर दीजिए। लेखा मानक 10 लागू होते हैं। तो लेखा मानक जो 10 लागू होता है वो किस पर लागू होता है? तो वो बिल्डिंग पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी पर। आपको भी सोचने का समय देंगे। लेखा मानक 10 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए? तो नेक्स्ट हो जाएगा 8 नंबर। तो अभी हमने बताया बिल्डिंग, और बिल्डिंग होती है एक स्थायी संपत्ति, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थायी संपत्तियों का लेखांकन। नेक्स्ट है, लेखा मानक 10 किस संपत्ति पर लागू नहीं होता है? तो इसमें से जो स्थायी संपत्तियां होंगी उन पर लागू होगा। तो मुख्यतः जो स्थायी संपत्ति है वो हमारी ये भी है, ये भी है और ये भी है, पर वन बागान नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। आय मान्यता संबंधी मानक 9 की आय परिभाषा में शामिल नहीं है। तो आय के जो हैं मुख्यतः ए माल का विक्रय, सेवाओं से आय, साधनों के अनंत उपयोग से आय और स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ। तो यहीं पर जो है वो ऑप्शन डी होना चाहिए। इसका स्थायी संपत्तियों के विक्रय से जो लाभ होता है वो आय रिकरिंग नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। लेखा मानक 9 की आय मान्यता निम्नलिखित आय से संबंधित नहीं है। तो 9 की जो है वो किससे संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है? ब्याज एवं अधिकार शुल्क, सेवाएं प्रदान करने की आय, लाभांश की आय, पट्टा संबंधी व्यवहारों की आय। तो इसमें 11 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पट्टा संबंधी व्यवहार की आय जो है। नेक्स्ट है, लेखा मानक 9 अनिवार्य किया गया। तो लेखा मानक 9 जो है वो इनकम से रिलेटेड है।
तो ये कब अनिवार्य किया गया? ऑप्शन है 1985, 1981, 1992, 1991। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर डी 1991। लेखा मानक 6 के अनुसार ह्रास योग्य राशि है। तो ह्रास योग्य राशि जो होती है वो सदैव ऐतिहासिक लागत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ऐतिहासिक लागत। निम्नलिखित में से कौन सी क्षयी संपत्ति है, मतलब जिसका क्षय होता जाएगा? तो इसका जो क्षय है ऑप्शन आप भी देखिए, तो इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ तुल्य का आशय। तो रोकड़ तो हाथ में तो होती है, पर रोकड़ के तुल्य की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मतलब ऐसी संपत्ति है जिनको बहुत जल्दी ही किया जा सके, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा सुटेबल आंसर है। रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा मानक 3 का उद्देश्य क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो इसी से होता है, और उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कैश की और कैश इक्विवेलेंट की। तो ऑप्शन नंबर इसका 16 का जो है वो बी हो जाएगा ये। नेक्स्ट है लेखा मानक 2 के अनुसार अवशोषण लागत में सम्मिलित है। तो अवशोषण लागत केवल स्थायी उपरिव्यय, केवल परिवर्तनशील उपरिव्यय, और स्थायी व परिवर्तन व्यय दोनों, या असामान्य व्यय। तो इसमें हो जाएगा जो अवशोषण लागत है वो दोनों में शामिल होती है, वो स्थायी एवं परिवर्तनशील दोनों पर, इसलिए इसके ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लेखा मानक 2 के अनुसार ऐतिहासिक लागत में शामिल है। ऐतिहासिक लागत जो है तो हमारी है तो क्रय लागत की, परिवहन लागत की रहती है एक वर्तमान स्थिति में लाने में किया गया व्यय, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है तो ऐतिहासिक होते हैं वो सभी होते हैं, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से आयगत प्राप्ति है। आयगत प्राप्ति कौन कौन सी है? तो बैंक ऋण, या संपत्ति का विक्रय, या विनियोगों पर लाभ, या उपयुक्त में से। तो ये तीनों नहीं हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्ति कैसा होता है? वो सदैव कैसा होगा? ये अगर पूछा जाए इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से केवल पूंजीगति प्राप्ति ही होगी। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही हो जाएगा। वातानुकूल पर 15,000 रुपये व्यय किए गए। वातानुकूल पर, क्योंकि कैसा वातावरण है, तो इसको बनाने पर है, ये रिकरिंग नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, इसलिए ये हमारे पूंजीगत व्यय हैं। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, पूंजीगत व्यय। 2000 का माल आग से नष्ट हो गया, तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारे कौन सी हानि है? पूंजीगत की, आयगत की, व्यय है, पूंजीगत आयगत। तो इसलिए ये माल जो है वो हर नष्ट होता रहता है, ये पूंजीगत का असामान्य हानि है। मतलब एब नॉर्मल लॉस इज़ द टाइप ऑफ रिवेन्यू लॉसेस, इसलिए 22 का ये होगा। पर हमने कई बार बुकों में इसे पूंजीगत हानि भी पाया है। तो अब ये आयोग पर निर्भर करता है, हमने कई सारी बुकें देखी हैं गाइडों में, इसलिए हम इसका ऑप्शन ए भी मान सकते हैं और बी भी मान सकते हैं। ये आप लोग अपनी तरफ से भी कंफर्म करिएगा। कारखाने के निर्माण पर 3,000 रुपये व्यय किए गए। वहीं पर माल रखने हैं तो अस्थायी निर्माण झोपड़ी आज बनवाई गई 20,000 में। अस्थायी निर्माण कैसा है? तो अस्थायी निर्माण भी कैसा हो जाएगा? वो भी एक पूंजीगत व्यय हो जाएगा, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।
एक प्लांट 1 लाख में खरीदा, मरम्मत पर उसी समय 60,000 का व्यय हुआ, कुछ समय बाद 10,000 और व्यय किए, प्लांट को 20,000 के लाभ पर भेजा। पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई? तो 1 लाख का था, 60,000 कुछ 1,60,000 हो गए, और 10,000 कुछ समय बाद हो गए तो 1,70,000, और 20,000 पर बेचा तो 1,90,000 पर उसको कुल बिकना चाहिए। परंतु ये 10,000 हैं वो कुछ समय के बाद हुए, तो इनको नहीं लेना चाहिए, तो -10,000 हो जाएगा। तो देन आंसर 1,80,000 माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा, 24 का ए। नेक्स्ट है, एक प्लांट 40,000 में खरीदा, उसका पुस्तक मूल्य 30,000 है, 50,000 में प्लांट बेच दिया गया, तो पूंजीगत लाभ होगा, कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा? तो वहाँ पर देखा जाए तो हम इसकी सदैव कॉस्ट जो है वो 40,000 है और बेचा 50,000 में है, तो देन प्रॉफिट कितना होगा? ओनली 10,000, ऑप्शन नंबर बी जो है 25 का बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माल भंडारण मूल्यांकन मानक निम्नलिखित में लागू होते हैं। तो माल भंडारण जो होते हैं ये अचल संपत्ति तो बिल्कुल नहीं होते हैं, कृषि वस्तुएं भी नहीं होते हैं और पशुधन भी नहीं होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्माणी उद्योग। फिर है, ह्रास संबंधी लेखा मानक कौन सा होता है? तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो इनमें से केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। शोध एवं विकास के लिए लेखांकन से संबंधित मानक हैं, कौन से हैं? तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना सन 1977 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा। लेखा मानकों की प्रकृति है कैसी है? तो लेखा मानक जो होते हैं वो एक बनाए गए हैं, इसलिए वो मानना या ना मानना आप पर है, तो एक अनुशंसनात्मक बोला जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसको किसने किया है? भारत सरकार के जनरल ऑडिटर्स ने भी नहीं किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के संस्थान द्वारा किया गया है, क्योंकि वही बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बाकी सभी गलत हो गए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज एस्टैब्लिश्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है, माल भंडारण के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा मानक है? तो माल के भंडारण में जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ए काम आएगा, ऑप्शन नंबर ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आएगा, और बाकी जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट है, माल लेखांकन मानक 10 का संबंध किससे है? तो 10 जो होता है लेखांकन मानक में, जितनी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उससे संबंधित होता, तो ये भी नहीं होगा और ये भी, तो आंसर बचा स्थिर लागतों का लेखांकन करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के लिए लेखांकन कौन सा संबंधित है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 भी नहीं है, 94 भी नहीं है और 5 भी नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हो जाएगा। अंश निर्गमन पर पूंजी प्रीमियम जो है वो एक कैसी प्राप्ति है? तो प्रीमियम एक होता है वो प्राप्ति होती है इशू पर, इसलिए
ये एक पूंजीगत होगी, आयगत व्यय भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए। 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अंशों के हरण पर लाभ भी, अंश भी हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं, तो हमारे इन पर लाभ भी जो होगा पूंजीगत ही लाभ होगा, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। नए उत्पाद का विशेष अनुसंधान व्यय कैसा होता है? तो एक आयगत मद भी नहीं होता, पूंजीगत मद नहीं होता और एक हानि नहीं होते, इस पर होता है, तो ये एक अस्थगित आगम व्यय होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कर्मचारियों को छंटनी पर दी गई क्षतिपूर्ति, मतलब जब हम रिट्रेचमेंट ऑफ एम्प्लॉइज देन प्रोवाइड अ कंपनसेशंस, तो ये एक कैसा एक्सपेंडिचर्स है? तो स्थगित आगम भी नहीं होता है पूंजीगत, क्योंकि वो रिकरिंग बार बार देते, इसलिए ये एक आयगत मद है, ऑप्शन नंबर बी जो है 38 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व दत्त व्यय एक मदी है। तो पूर्व दत्त जो है वो एक चुकता किए जाते हैं, तो वो बार बार होते हैं, किसी व्यय पर होते हैं, और व्यय कैसा होता है? एक आयगत प्रकृति का, पूंजीगत और ये कुछ नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 40 का जो है वो पूछा गया है स्थायी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त। तो स्थायी संपत्ति है तो ये आयगत प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है, तो ये कैसी प्राप्ति हो सकती है? केवल पूंजीगत प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 40 का सही हो जाएगा। अगला है 41 पूंजीगत व्यय यदि आयगत मान लिया जाए तो परिणाम क्या होगा? अगर पूंजीगत व्यय अगर आयगत मान लिया जाए तो उस समय हमारे गुप्त संचय का भी सृजन होता है, लाभ तो कम होते हैं पर मुख्य जो है वो हमारा गुप्त संचय क्रिएट होता है, इस पर फोकस ज़्यादा होता है, तो इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है पेटेंट अधिकारों पर व्यय की राशि कैसी है? तो पेटेंट पर जो व्यय होता है, पेटेंट एक फिक्स्ड असेट्स होती है, तो आयगत प्रकृति तो हो ही नहीं सकती है और स्थगित भी नहीं, तो इसका उपयुक्त भी नहीं, तो ये एक पूंजीगत प्रकृति होगी और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। स्वामी के व्यक्तिगत व्यय व्यवसाय के लाभ हानि खाते में नहीं लिखे जाते हैं, तो ये क्या है, क्यों नहीं लिखे जाते हैं? क्योंकि उसका अस्तित्व अलग होता है और व्यवसाय का अस्तित्व अलग होता है, तो ऑप्शन सी होगा पृथक अस्तित्व की अवधारणा, रूढ़वादिता नहीं होगी, निरंतरता नहीं होगी और द्विपक्षीय नहीं होगी, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हानि को छिपाने के लिए यदि ह्रास पुस्तकों में न दिखाया जाए, हानि को छिपाने के लिए तो किस परंपरा का उल्लंघन होगा? तो जो है रूढ़वादिता में तो दिखाया जाता है और संगति भी नहीं, उल्लंघन नहीं, जो उल्लंघन होगा वो होगा प्रकटीकरण का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नए उत्पाद का विशेष अनुसंधान जो किया जाता है वो हमारा सदैव आगे चल के उत्पाद से आय कमाई जाती है, तो आयगत मद है पर पूर्णतया नहीं, उससे बहुत दिनों तक होगा, पूंजीगत मद तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये एक अस्थगित आगत व्यय होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। व्यवसाय की संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही करना चाहिए, ऐसी परंपरा है, तो ये पहले से ही करना चाहिए, ऐसी परंपरा जो होती है वो रूढ़वादिता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। कम मूल्य के माल को विविध व्यय में लिखना चाहिए,
कम मूल्य के माल को विविध वे में दिखना चाहिए। तो ये हमारे किस में होती है, तो संगति और रूढ़वादिता तो होती ही नहीं है, तो ये होती है महत्वपूर्ण की परंपरा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। विंडो ड्रेसिंग किस परंपरा से प्रतिबंधित है, तो विंडो ड्रेसिंग जो होती है किससे प्रतिबंधित है, तो वो रूढ़वादिता होगी, ऑप्शन सी, ना कि प्रकटीकरण, ना कि उपार्जन, ना कि महत्वपूर्ण। संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे में दिखाना चाहिए, तो ये एक परंपरा चलती हुई चली आ रही है, परंतु वो अब नहीं है, अब होता है कि उसे प्रकट करना केवल, क्योंकि वो उसमें जोड़ी नहीं जाती है, तो इसलिए इसका अभी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रथम वर्ष में ह्रास का लेखा स्थायी किस पद्धति से किया जाता है, आगामी वर्ष में भी ह्रास का लेखा इसी पद्धति से करना चाहिए। तो ये हमारा किससे करना चाहिए, तो ये होता है संगति परंपरा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा संगत परंपरा। तो ये आज हमारे 50 प्रश्न थे, ऐसे ही और भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।